हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी के लिए मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता को देश में कब लागू किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता का जो देश में लागू किया गया था वो कब किया गया था, वो किया गया था 1862 में। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता देश में लागू हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं। तो भारतीय दंड संहिता में जो कुल अध्याय हैं वो कितने हैं, 23। ऑप्शन नंबर सी हमारा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23। इसमें 23 अध्याय तथा 511 धाराएँ हैं। तो जो भारतीय दंड संहिता में जो अध्याय की बात करें वो 23 और धारा 511 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले जो भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, भारत के जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले ने ही भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारत में कब लागू किया गया था। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 को जो भारत में लागू किया गया था वो कब किया गया था। तो वो किया गया था 1 अप्रैल 1974 को, 1 अप्रैल 1974 को। ऑप्शन नंबर 20 ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1974 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारत में लागू किया गया था। तो बस एक बात बता दें मैं आपको, एक होता है आईपीसी जो इंडियन पैनल कोड होता है, और एक होता है सीआरपीसी। तो आईपीसी जो होता है वो होता है भारतीय दंड संहिता, और जो सीआरपीसी होता है वो होता है दंड प्रक्रिया संहिता। तो कंप्लीट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल कितने अध्याय हैं। तो बात करें इसमें अध्याय की, तो इसमें अध्याय हैं 33। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें इसमें धाराएं की, तो धाराएं इसमें 484 धाराएं हैं, 484 धाराएं हैं, और 2 अनुसूची हैं, 2 अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता में 33 अध्याय हैं और 484 धाराएं और 2 अनुसूची हैं। तो कंप्लीट हो गया ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए किसी भारतीय नागरिक को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत सजा देने का प्रावधान है। तो भारत के बाहर जो कोई भारतीय नागरिक अगर कोई अपराध करता है तो किस धारा के अंतर्गत उसे सजा देने का अधिकार है। तो वह धारा नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो अगर सजा दी जाती है वो किसके तहत दी जाती है, आईपीसी के धारा के तहत सजा दी जाती है, यानी कि भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 3 के तहत भारत के बाहर अगर भारतीय नागरिक कोई अपराध कर जाता है उसको सजा का प्रावधान है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर किस धारा के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। तो नाबालिग द्वारा जो सजा का प्रावधान है गाड़ी चलाने पर, तो वह है धारा 199। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धारा 199 के तहत नाबालिग पर गाड़ी चलाने पर सजा का प्रावधान है। और बात करें उसमें जुर्माना, तो जुर्माना 25,000 रुपये जुर्माना और 3 वर्ष की सज़ा, और तथा 25 वर्ष तक लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो 25 वर्ष तक लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्यजीवों की रक्षा का वर्णन किया गया है। तो संविधान में बात करें हम पर्यावरण का जो संरक्षण दिया गया है और वन्यजीवों की रक्षा का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 48 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 48। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में जैव विविधता का अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 2002 को। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2002 को भारत जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कितने आयु तक अपने पद पर रहते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं
वो कितने आयु तक अपने पद पर रहते हैं? तो वो रहते हैं 70 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 70 वर्ष या 70 वर्ष तक वे अपने पद पर बने रहते हैं और जो उनका कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इससे पहले इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन एक संशोधन के बाद इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष का कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70 वर्ष। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वाद में न्यायाधीश की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ ने निर्णय लिया है? तो ऐसा कौन सा मामला था जिसमें अभी तक की सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों ने फैसला दिया था? तो वो दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इस वाद में न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ ने निर्णय दिया था। तो वो कितने न्यायाधीशों ने निर्णय दिया था? वो दिया था 13 न्यायाधीशों ने। और वो किस वाद में दिया गया था? वो दिया गया था कि प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा है। अगर मूल ढांचे में संशोधन संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इस वाद में न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ ने निर्णय दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस धारा के अंतर्गत संज्ञेय अपराध को मामले में पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज करना अनिवार्य है? मतलब किस धारा के अंतर्गत उस संज्ञेय अपराध होता है, उस अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज करना अनिवार्य होता है। तो वो किसके अंतर्गत होता है? वो धारा 144 ऑप्शन 154 ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धारा 154 के तहत पुलिस अधिकारी का FIR दर्ज करना अनिवार्य होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक उच्च जाति की महिला पिछड़ी जाति के सदस्य विवाह कर लेती है तो उसे किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी? तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि कोई उच्च जाति की महिला किसी निचली जाति के सदस्य से अगर विवाह करती है तो उस निचली जाति में जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत नहीं मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 का 4 और 16 के 4 में यह वर्णन किया गया है कि उच्च जाति की महिला अगर निचली जाति के सदस्य विवाह करती है तो उसे आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है? तो किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है? तो वह संपत्ति का अधिकार था। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में संशोधन करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नागरिक संशोधन अधिनियम CAA 2019 भारत में से कब लागू हुआ है? तो नागरिक संशोधन अधिनियम जो CAA है, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भारत में कब से लागू है? तो बात करेंगे कब से लागू है, तो ये है 10 जनवरी 1920। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 से भारत में लागू है। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन बजट पेश करने की तिथि निर्धारित करता है? तो भारत में जो बजट पेश किया जाता है, जो उसकी तिथि निर्धारित होती है, उस तिथि को कौन निर्धारित करता है? तो उस तिथि को जो निर्धारित करता है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ही बजट की तिथि को निर्धारित करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है? तो इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो नीति निर्देशक तत्वों में नहीं कहा गया है? तो देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार ये भी कहा गया है, और ये काम पाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काम पाने का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रगान भी कहा गया, राष्ट्रगान का सम्मान ये भी कहा गया है, और राष्ट्र की सेवा ये भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर प्रथम बार महाभियोग प्रक्रिया लागू हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर सर्वप्रथम महाभियोग की प्रक्रिया लागू हुई थी?
तो वो कौन से न्यायाधीश थे? तो वो थे पी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पी रामास्वामी पर 1991-92 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लागू हुई थी। और बात करें तो महाभियोग की जो प्रक्रिया इन पर लागू होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? वो होती है अनुच्छेद 124 का 4। अनुच्छेद 124 के 4 भाग के तहत इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मुख्य सचिव का चयन करता है? तो जो मुख्य सचिव का जो चयन करता है निम्न में से कौन करता है? तो वो करता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ही मुख्य सचिव का चयन करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो जो राज्य सूची का कौन हिस्सा है वो कौन है? तो कृषि आय पर कर। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृषि आय पर कर यह राज्य सूची का एक हिस्सा है और संसद चाहे तो इसे संशोधन करके समवर्ती सूची में भी शामिल कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जीके जीएस की जो क्लास थी हमारी कंप्लीट हुई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़